दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नायाब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पीजीटी जो कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, उसका मैथ्स जो पूछे गए हैं। एग्ज़ाम हुआ था 26 अगस्त को, उसी के कुछ प्रश्न हैं। 8 प्रश्न हर पेपर में पूछे जा रहे हैं मैथ्स के। तो हम लोग उन 8 प्रश्नों को देखेंगे और देखेंगे कि कितना आसान प्रश्न है, या फिर आसान नहीं है तो हम उसको कितने आसानी से कर सकते हैं। कई बार प्रश्न मुश्किल भी रहते हैं, लेकिन हम उसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए सीधा हम आपको प्रश्न की तरफ ले जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सब्जेक्ट के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये उन सारे पीजीटी या टीजीटी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसमें मैथ्स पूछा जाएगा 8 प्रश्न। तो आप उन सारे विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो टीजीटी के हों, चाहे पीजीटी के हों, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों। तो चलिए सीधा हम मैथ्स के प्रश्न को लेते हैं। हाँ, सिर्फ 8 प्रश्न आते हैं और ये 8 प्रश्न इतना क्रिटिकल रोल निभाएगा कि आप दंग रह जाएंगे कि आप 8 का 8 प्रश्न सोल्व करके मेरिट में काफ़ी आगे जा सकते हैं। तो चलिए सीधा इन प्रश्नों को देखते हैं, और कितना आसान है या कितना मुश्किल है ये तो देख लिया ही जाएगा। और लेकिन आपको करने का जो तरीका है ना, वो आप एक बार समझ लिए तो आप जो है इस टाइप का कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। तो चलिए देखिए वो प्रश्न क्या है। ये हम प्रश्न देख पा रहे हैं, देख रहे हैं जनरल स्टडीज में पहला ही 8 क्वेश्चन जो है मैथ्स का है आपका। ओके, तो चलिए जो है मैथ्स के क्वेश्चंस को हम एक बार देखना शुरू करते हैं। ठीक, ये जो है अंग्रेजी में है, तो इसका हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। हाँ, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल ऑफ 5 पहला क्वेश्चन है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं, जिससे हमारे जो हिंदी के साथी हैं उनको सहूलियत हो जाए। तो देखो, आप देख पा रहे हैं या नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, आप देख पा रहे होंगे बहुत आराम से। ओके, ये रहा आपका पेन, मैं ले लेता हूँ। हाँ, पेन ले लिया मैं। ओके, ये देखो, कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। पहली बात आप ये सोचिए, 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 100 से। ये सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या। और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कितनी होगी? 999। ये 999 यही तो है। तो इनके बीच में आपसे पूछा जा रहा है कितनी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है। हाँ, इसको जो है हम कैसे करेंगे, इस ये देखिए, ये एक चीज़ देखिए, 999 से पहले या 999 ही है, कोई भी अंतिम कौन सा संख्या है 100 और 999 के बीच जो 5 से डिविजिबल है? तो आप देखेंगे कि 995 है, वो 5 से डिविजिबल है। इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए। इससे क्या पता चलेगा आपको पता है? इससे आप जब इसको काट-पीट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एकन 5, 4 5 नवा 45, फिर से 4 बच गया, 5 नौ होते 45। ये जो 199 आया है ना, इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 999 तक 199 ऐसी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है। लेकिन हमसे कितना से पूछा जा रहा है? 100 से। तो हम देख लेंगे कि 1 से 99 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है। वो यदि हमें पता लग जाएगा और उसमें से घटा देंगे 1 से 99 में से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1 से 99 के बीच में 95 वो संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है इसके बीच में, जो 5 से डिविजिबल है। तो इससे पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या, मतलब कितनी संख्या है। तो 19 संख्या ऐसी है जो 5 से डिविजिबल है। हमें टोटल 199 आई है। 199 हम पहले से प्राप्त किए हैं, जो 1 से लेकर 999 के बीच 5 से डिविजिबल नंबर ऑफ संख्या है। ओके, उसमें 19 जो है ऐसी संख्या है जो 100 से पहले है। ठीक है, तो इसको में से 19 घटा लेंगे तो हमें कितना आ जाएगा? 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, और ये तो 180 ऐसी संख्या है 3 अंकों की जो 5 से डिविजिबल है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 180, ए आंसर हो जाएगा। ओके, ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप यदि नहीं समझ पाए तो रिपीट कर लीजिएगा। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। मतलब सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व करना है और कुछ करना ही नहीं है। और देखिए, हम मिटाने में जो समय लग रहा है वो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा।
ये देखिए क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्या कह रहा है, पेन ले लूँ। क्वेश्चन ये है, इस पैटर्न का वैल्यू बताना है। ठीक है, करना कुछ नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है, ये जितना आपको दिख रहा है उसको बस आराम से एक बार देखिए, अच्छे से देखिए। ये जो है 1 + 1/2 लिखा हुआ है। इसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 2 × 2 + 1, 3/2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3/2। इस तरह से ये कितना आ जाएगा, 3 × 3 + 1, 4/3, ये आ जाएगा 4/3। इसी तरह ये कितना आ जाएगा, 5/4। ठीक है, ये आगे बढ़ते जाएगा, अंत में कितना आएगा, 121 हो जाएगा ना। 120 का 120 + 1, 121, 121 सॉरी, 121/120, ये हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, एक चीज़ देख लेंगे, इस ऐसे ऐसे कट जा रहा है, इसका मतलब ये जो है ये ऐसे कटेगा तो ये 120 खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, हमारा ऊपर में 121 बच जाएगा और नीचे में 2 बच जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 121/2। लेकिन ये हमें ये डेसिमल में दिया है तो इसको हम डेसिमल में चेंज कर लेंगे। देखिए 2 × 12 होता है, 0 हो गया, नहीं लगेगा तो पॉइंट डालेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 5, 60.5 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप देख सकते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन इससे भी आसान है। हाँ, फल देखने में जो है बहुत लंबा सा लग रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, लेकिन इतना आसान है कि आप दंग रह जाएंगे कि अरे इतना आसान था। देखो, कह रहा है दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है तो है। मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं भाई, धनी हो जाएंगे तो कार खरीदेंगे ना भाई, टीचर बन जाएंगे तो आप आराम से कार खरीदिए, दिल्ली आगरा घूमिए खूब। यदि आप 120 किलोमीटर के लिए औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा, बाकी दूरी के लिए औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखते हैं, तो आपको आगरा पहुंचने में औसतन कितना समय लगेगा। तो देखो, कह रहा है कि आगरा से दिल्ली या दिल्ली से आगरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस 200 किलोमीटर में स्टार्टिंग का 120 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। ठीक है, तो बाकी कितना रह गया, 200 में से 120 तो आप चल लिए, तो 80 बच गया। हाँ, उसको चले हैं आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। ओके, तो देखो टाइम क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। टाइम बराबर होता है या नहीं होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बटा स्पीड, दूरी बटा चाल, यही होता है। तो हमने दूरी 120/4 लिख दिया, दूरी 80/4 लिख दिया, 40। ओके, इसको काटिएगा तो लास्ट का जो है 80 किलोमीटर चलने में हमें कितना समय लगेगा, 2 घंटा। ये बात तो पता चल गया। और इसको काटेंगे आप, तो पहले 0 0 काट लेते हैं, फिर देखिए 3 × 12, 3 × 9 होता है 4/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 1.1/3 लिख सकते हैं। 2 घंटा इधर का, 1 घंटा इधर का, 3 घंटा तो कम से कम चाहिए, 3 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। देखिए, और 1/3 घंटा जो है इसको आप मिनट में बदल लीजिए, 3 60, तो इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 3 घंटा, हमारा 3 घंटा पहले से आ गया था, प्लस 20 मिनट और आ गया, 3 घंटा 20 मिनट लगेगा। ओके, तो ये इतना आसान सा क्वेश्चन है, तो देख पा रहे हैं ना कैसे कर रहे हैं। ओके, बस इस फार्मूले को याद रखिए। अब मैंने टीजीटी का भी प्रश्न जो है सॉल्व किया है, उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, तो आप खास करके डिस्टेंस एंड टाइम को जरूर देख लीजिएगा, दूरी और समय, चाल। ओके, ये प्रश्न देखिए, ये भी बहुत मज़ेदार तरीके से मैं बताऊंगा। देखो, थोड़ा सा मिटा देता हूँ आपके लिए अच्छा लगेगा। ओके, मैथ्स में चूँकि जो है ये बताने में लिखना अधिक पड़ता है, इसीलिए मिटाना भी अधिक पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए ये सब करते रहूँगा। हाँ, क्योंकि मुझे मैथ्स बताना बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा आपका, देखो क्या क्वेश्चन है, फिर से मैं पेन ले लूँ। क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखो, आप मान लो कि विक्रय मूल्य 100 रुपये रखे थे, आप विक्रय मूल्य 100 रुपये रखे थे, 10% तक हानि मतलब 10 रुपये की हानि हो गई।
अब बेच रहे हो 100 रुपये में, हाँ, और हानि हो जा रही है 10 रुपये की, इसका मतलब आप कितने में खरीदे होगे? हाँ, 110 रुपये में खरीदे होगे कि नहीं होगे भाई? 100 रुपये में बेचे हो, है कि नहीं? 10 रुपये की हानि हो गई। ऑब्वियस सी बात है 110 में तुम खरीदे थे, ये बात तो पता लग गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इस लागत मूल्य आपका 110 रुपया था, इस पे कितना हानि हुई था? हानि 10, लागत मूल्य पे हानि निकालना है तो लागत मूल्य को नीचे कर देंगे, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। इतना आसान सा क्वेश्चन है ये। तो ये हो गया आपका 100/11, 11 नवा 99, एक बच गया बट्टा 11, 9 पूर्णांक एक बट्टा 11% की हानि हो गई। कितना आसान सा प्रश्न है। अब इससे आसान प्रश्न का हमने उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, तो थोड़ा इसको भी मिटा लें। आप समझ गए, नहीं समझे तो थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर का। ये जो है मतलब हम कहेंगे कि ये प्रश्न बस देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये प्रश्न जो है आपसे जो पूछा गया है, क्लास तीसरा या चौथा में पढ़े होंगे आप। इतना आसान क्वेश्चन है। हाँ, तीसरा या चौथा में आप आराम से पढ़े होंगे। देखो क्या कह रहा है। एक पिज्ज़ा वाले पहले दिन 2/5 पिज्ज़ा, दूसरे दिन 3/4 पिज्ज़ा और तीसरे दिन 9/16 पिज्ज़ा का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत उसके पास समान संख्या के पिज्ज़ा थे तो सबसे अधिक, मतलब मान लो कह रहा है कि पहले दिन वो बंदा 2/5 पिज्ज़ा बेचता है, दूसरे दिन वो बंदा 3/4 पिज्ज़ा बेचता है, और तीसरे दिन वो बंदा 9/16 पिज्ज़ा बेचता है। ओके, और कहा जा रहा है कि जब भी शुरुआत किया उसके पास एक समान पिज्ज़ा रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पहले एक देख लो कि भाई तो आपसे पूछ रहा है इस 3 भिन्न में सबसे बड़ा सा भिन्न कौन है? वही वही होगा। कह रहा है ना कि सबसे अधिक किस दिन पिज्ज़ा बेचा, इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसी दिन सबसे अधिक पिज्ज़ा बेचा। तो कुछ ना करो, इसमें क्या करो आप कि इस सब का एलसीएम ले लो। तो मैं कैसे एलसीएम ले रहा हूँ? 4 और 16 का एलसीएम 16 होगा, ये पता है मुझे। पता क्या है, 4 और 16 का एलसीएम 16 ही होगा। और अब 16 और 5 का एलसीएम ले लो, 80 हो जाएगा ना। तो आराम से इसमें जो है सब ये मान के चलो कि सब दिन जो है उसके पास 80 पिज्ज़ा था। ओके, इससे हमें ये पता लग गया कि उसके पास 80 पिज्ज़ा था। हाँ, इसको 80 से गुना कर दो, यही तो फ्रैक्शन को हम गुना कर देंगे तो पता लगेगा कितना पिज्ज़ा वो बेच रहा है। देखो 5 से भाग करोगे तो 16, वो 16 दूनी 32, तो पहले दिन वो 32 पिज़्ज़ा बेचा। 4, 20 से कटेगा, दूसरे दिन 60 पिज़्ज़ा बेचा, 20 या 60, 16 पंचे 80, 45, 9 पंचे 45। तो पहले दिन 32 बेचा, दूसरे दिन 60 बेचा और तीसरे दिन कितना बेचा? 45। सबसे अधिक कौन सा हो गया? 60 हुआ कि नहीं होगा? 60 किस फ्रैक्शन को बताता है? 3/4 को। 3/4 दूसरे दिन की बातचीत है कि नहीं? तो सेकेंड डे, दूसरे दिन। ओके, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। तो अच्छा, मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ वो अच्छे से देख पा रहे हैं ना? हाँ, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये हो गया, आप देखो। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। मतलब मैं कहूँगा कि इन सारे प्रश्नों में जो 8 प्रश्न आपसे पूछे गए ना, उसमें से छठा नंबर का प्रश्न थोड़ा सा दिमाग लगाने लायक है। बाकी तो नॉर्मल प्रश्न है। छठा नंबर थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, ज़्यादा अधिक नहीं दिमाग लगाना है, बट इसमें थोड़ा सा मैं दिमाग लगाऊंगा। वो अब देखेंगे किस तरह से दिमाग लगाया जाता है। हाँ, तो देखो, इसको मिटा देता हूँ। मिटाने में जो समय लगता है उतने देर के वीडियो का आप चाहें तो स्किप कर लीजिए, मुझे ज़्यादा दुख नहीं होगा। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत थैंकफुल भी हूँ। और खुशी भी है कि कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ आप लोग का। ठीक, ओके, ये मिट गया। क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब स्पेस चाहिए, क्वेश्चन तो बहुत हल्का है पर स्पेस थोड़ा सा चाहिए मुझे आपको समझाने के लिए। कह रहे एक कमरा है, 18 मीटर लंबा कमरा है। मान लो कि ये कमरा जो है कितने मीटर का है? 18 मीटर का कमरा है। ठीक है, ये मान लो ये लंबाई है उसका 18 मीटर का, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है।
उस पे क्या रहे हैं कि 45 सेंटीमीटर का चौड़ी गलीचे का उपयोग करना है। अब देखो इस पे गलीचे का जो है 75 मीटर चौड़े गलीचे का उपयोग करना है। मान लो कि ये गलीचा है 75 मीटर जिसकी चौड़ाई है, ओके, उसका यूज कर रहे हैं और लागत बताया जा रहा है कि 4.5 प्रति मीटर की दर से 8 से 10 रुपये खर्चा कर रहा है। तो इस गलीचा की लंबाई के हिसाब से गलीचा बेचा जा रहा है ना उसे, हाँ, और उस हिसाब से उसको 1 मीटर का 4.5 रुपये देना पड़ा, 8 से 10 रुपये खर्च करा। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि इस गलीचे की कुल लंबाई कितनी यूज हुई है। ठीक है, तो आप एक काम करो, 810 को टोटल खर्च को 1 मीटर के खर्च से डिवाइड कर दोगे तो गलीचे की लंबाई पता लग जाएगी। तो 4.5 से या 4.50 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये दशमलव हटेगा तो यहाँ 100 आ जाएगा। एक बात तो है। दूसरी बात यह है कि 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 5 नमा 45 हो गया, 9 नमा 81 होता है, हाँ 0। ये गलीचे की लंबाई 180 मीटर है। गलीचे कितना यूज हुआ? 180 मीटर। एक बात तो पता लग गया कि गलीचे की चौड़ाई कितना है। अब जो 75 सेंटीमीटर है उसको हम मीटर में सोच सकते कि नहीं। 75 सेंटीमीटर को यदि मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो हमें जो है 0.75 आ जाएगा और ये आएगा किस में? मीटर में। ओके, 0.75 ये नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा मैं इसको इधर कर देता हूँ, देख पा रहे ना, 0.75 मीटर। ओके, ये देखो, अब देखो ये जो गलीचा है 18 मीटर तो लंबा है। अब आपसे पूछ रहा है कि मतलब सॉरी, कमरा जो है 18 मीटर लंबा। अब कमरा की चौड़ाई पूछा जा रहा है, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है ये क्या है, चौड़ाई क्या है। तो आप गलीचे का एरिया निकाल सकते हैं ना। गलीचे की लंबाई और चौड़ाई आपको पता है। गलीचे की लंबाई कितना है आपने निकाला 180 मीटर और चौड़ाई कितना है 0.75 मीटर। ये जो गलीचा आप इस पे बिछा रहे हो इसके फर्श पे, ठीक है, उतना ही एरिया तो कमरे के का भी तो होगा। जो फर्श का एरिया है कमरे का उतना ही होगा। तो इस एरिया को लंबाई इंटू चौड़ाई को, कमरे की लंबाई 18 इंटू कमरे की चौड़ाई हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं एक्स। तो एक्स का क्या वैल्यू हो जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। 18 18 दहन 180, 7.5 मीटर। थोड़ा सा सोचने लायक क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं, 7.5 मीटर। ठीक है, गलीचा अगर कमरे में बिछा रहे तो कमरे का जो फर्श का जो क्षेत्रफल वही गलीचे का भी क्षेत्रफल का, दोनों क्षेत्रफल को मैंने इक्वल कर दिया। बस एक यहाँ फार्मूला आप याद रखेंगे। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। बस इतना याद रख लेंगे आपका काम हो जाएगा। हाँ, 7 और 8 नंबर दो ही हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश में है चूँकि ज़्यादातर व्यूअर हमारे हिंदी के हैं तो जो है हिंदी में डिस्कस करना ज़्यादा ठीक रहेगा। और अंग्रेजी के जो व्यूअर है वो आराम से समझ जाते हैं इस बात को कि चूँकि हम लोग विदेश से तो है नहीं कि, तो इसको मैं हिंदी में ही रखना चाहूँगा। ओके, ये देखो 7 नंबर मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, कह रहा है, अच्छा मैं एक चीज़ देख लेता हूँ कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं। देख पा रहे होंगे आराम से। इसको ऐसे कर देता हूँ, ज़्यादा स्पेस मिल जाए मुझे लिखने के लिए। ओके, हाँ, अब कह रहे हैं दो व्यक्ति ए और बी का एक काम को 15 दिन में करता है। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। ये बात तो पता लग गया। व्यक्ति ए अकेला 20 दिन में काम करता है। व्यक्ति ए अकेला 20 दिन में काम करता है, ये भी बात पता लग गया मुझे कि 20 दिन में काम करता है। तो बी अकेला कितना दिन में पूरा करेगा? एक चीज़ सोचो, दोनों मिलाकर कितने दिन में? 15 दिन में। ए अकेला 20 दिन में। तो टोटल वर्क हमें निकालना होता है। तो एक काम करते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ हमें दिया रहता है ना नंबर ऑफ डेज, उसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो 15 और 20 का जो एलसीएम होगा ना वो 60 होगा। अब ये निकालना मैं नहीं बताऊंगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एलसीएम निकालना जानते होंगे। ओके, अब देखो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, हमारे पास टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया 60 का। ओके, ए और बी की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है? तो टोटल वर्क और नंबर ऑफ डेज जो है जब आपको कैपेसिटी या एफिशिएंसी निकालना होता है, क्षमता निकालना होता है, कैपेसिटी निकालना होता है, तो आप टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज जो है उसको डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वर्क 60 है, नंबर ऑफ डेज 15 है,
ये इसकी कैपेसिटी 4 हो गई। ए और बी मिला के कैपेसिटी कितनी है? 4। देख पा रहे हैं कि नहीं? ए और बी मिला के कैपेसिटी कितनी है? 4। और ए की कैपेसिटी कितनी है? 20 की जो है नंबर ऑफ डेज वो कंज्यूम करता है। टोटल वर्क 60 है, तो 60/20 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो ए की अकेला कैपेसिटी 3 है, दोनों मिला के कैपेसिटी 4 है, तो इसका मतलब बी की कैपेसिटी कितनी है? ए की तो 3 हो गए, टोटल मिला के 4 है, तो बी की कैपेसिटी 1 है कि नहीं? 1 है। और टोटल वर्क हमारे पास कितना है? टोटल वर्क 60 है। हाँ, बी की कैपेसिटी कितनी है? 1 है। हाँ, तो नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा उसको? हाँ, तो टोटल अपॉन वर्क अपॉन कैपेसिटी 160 डे उसको लगेगा। ओके, समझ पा रहे होंगे कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, यदि आप समझ पा रहे हैं तो यस लिख दिया करिए, मुझे जो है पता लग जाता है कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं, वरना मुझे पता ही नहीं लगेगा कि आप समझ पा रहे हैं। या फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, 2 ही काम कर सकते हैं। खैर, ये चीज़ समझ ही गए होंगे मुझे उम्मीद है। ठीक है, नहीं तो फिर एक बार रिपीट कर लीजिएगा वीडियो। 8वां जो क्वेश्चन है ना, उसको मतलब मैं तो ऑप्शन देख के ही कर लिया था, और आपको एक ऑप्शन मेथड भी बता दूंगा, और दूसरी बात है जो है एक बार प्रॉपर जो सॉल्यूशन इसका पॉसिबल सॉल्यूशन है, पॉसिबल क्या वही सॉल्यूशन ही होगा, हाँ, तो वो बता दूंगा। दोनों एक साथ हो जाएगा, तो आप थोड़ा ये भी सीख लेंगे कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम इस मेथड से। ऑप्शन देख करके भी कर सकते हैं आप। ओके, इस तरह से वो मिट गया जो हम लिखे थे। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। अंश और हर, अंश समझते कि नहीं? एक भिन्न आप लिख रहे हैं तो ऊपर के अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो अंग्रेजी के छात्र हैं वो देख सकते हैं। और कह रहे हैं कि यदि उसमें अंश में 1 जोड़ते हैं और हर में 2 घटा देते हैं तो वो फ्रैक्शन 2:3 हो जाता है। ये चीज़ हो रहा है, ठीक है, 2/3 हो जा रहा है इस तरह से। अब देखो ऑप्शन से हम कैसे चल सकते थे। पहले तो कह रहा है अंश और हर का योग 11 है, तो ऑप्शन आपको इस तरह से बना के दिया है 5/6 और 6/5 और 3/8 11। ठीक है, तो 11 तो जोड़ने से हो गए, तो ये बात खत्म हो गया। लेकिन कह रहा है कि जोड़ने से कुछ जोड़ने या घटाने से 2/3 हो जा रहा है। अब जरा सोचो कि जो है हम किसी चीज़ में 2 घटाएंगे, ठीक है, फिर भी वो 2 मतलब ये देख रहे हैं फ्रैक्शन, ऊपर वाला कम है और नीचे वाला अधिक है, घटाने के बावजूद भी अधिक है, तो हमें जो है ये बात सोचना चाहिए कि जो उसका न्यूमरेटर है अर्थात हर है वो अधिक होगा। ठीक है, तो हमको या तो ए लगाना चाहिए या सी लगाना चाहिए, ये बात हमें पता लग रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हम 2 घटा रहे हैं तो 3 यहाँ आ रहा है, तो इसमें से 2 घटाओगे तो ये 4 आएगा। इसमें से 2 घटाएगा तो 6 आएगा, तो ये 4 आ रहा है ना, तो ये 4 क्या 3 का मल्टीपल है? नहीं है, लेकिन ये 6 जो है 3 का मल्टीपल है, तो श्योर शॉर्ट यही आंसर होगा 3/8। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। हाँ, 3/8 हमारा आंसर हो चुका है। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे। अंश और हर का योग 11 है, तो हम मान लेते हैं कि अंश हमारा x है, हर कितना है, कितना हो जाएगा, 2 चीज़ को जोड़ के 11 हो रहा है। हाँ, एक मान लिए आप 6 था, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 11 - 6 5 होगा। इसी तरह टोटल 11 है, x 1 हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 11 - x हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुआ? हाँ, 1 मिनट, ये फिर से लिखना होगा। हाँ, एक x लिए तो दूसरा 11 - x हो जाएगा। ओके, अब क्या कह रहा है कि इसमें हम 1 जोड़ रहे हैं, जोड़ दिए 1, और इसमें से 2 घटा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है भाई, तो ये देखो x + 1 ऊपर रह गया, ये 9 - x = 2/3 हो जाएगा। ठीक, मैं जितना फास्ट लिखता हूँ उतना फास्ट जो है पेन नहीं वर्क करता है, इसीलिए थोड़ा इस तरह से चीज़ें दिख रही है, पर कोई बात नहीं। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x + 3 हो जाएगा, 3x + 3 हो जाएगा बराबर। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 18 - 2x हो जाएगा। ओके, 18 - 2x हो जाएगा। अब देखो ये -2x इधर है, तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 3x पहले से है, 2x इधर आएगा तो 5x हो जाएगा।
और ये 3 प्लस में है, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 18 माइनस 3 15 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15/5 बराबर 3। x का क्या वैल्यू आएगा, 3। तो हमारा फ्रैक्शन ऊपर में 3 है, नीचे 11 माइनस 3 8। यही फ्रैक्शन हमें लाना था। देखो आगे बात समझ पा रहे अपनी। तो इस तरह से हम आठों क्वेश्चन को देखें और इतनी आसानी तरीके से हम कर सकते हैं। तो जो लोग मैथ्स से घबराते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मैथ्स से घबराएं नहीं, बिल्कुल उसको सॉल्व करें। और नहीं तो अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें या देखें। मैं भी बहुत सारा प्रश्न लेके आऊँगा आपके लिए, तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चन करें आप, क्योंकि आपको 8 का 8 सही हो जाएगा ना। मैथ्स से जो बच्चे डरते हैं यदि वो भी तो कंपटीशन में बने रहने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि आप जान रहे कि कंपटीशन इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लिए। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू।